जय हिंद साथियों, मैं अवनीश सिंह यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि लगभग लमसम 1/3 प्रश्न कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से ही रिपीट होते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इसलिए यूपीएससी हिंदी क्या कर रही है, आप लोगों के लिए लेकर आई है पीवाईक्यू की सीरीज, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, आपको थोड़ा सा 1-2 सेकंड का मौका देंगे, आप उसमें सोचें, विचार करें कि क्या उत्तर हो सकता है। फिर हम लोग उत्तर देखेंगे और उसके साथ में 1-2 फैक्ट्स और देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो इन टॉपिक्स के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। करेक्ट? तो आइए, बाकी बहुत ज़्यादा बातचीत करने का मतलब है नहीं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। 1-2 प्रश्न आप देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो लेक्चर। ठीक ना? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन अपने जिंदा होने का प्रमाण जरूर दीजिएगा कि अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। एक्टिव रहिए, कुल मिला के जिंदा रहने का मतलब है एक्टिव रहिए इस पे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? Which of the following act provided for the establishment of the Supreme Court at Calcutta? Regulating Act 1773, Pitt's India Act 1784, Charter Act 1813 या चार्टर एक्ट 1833 किसके तहत किया गया था? तो ये किसके तहत किया गया था? चार्टर एक्ट 1773, सॉरी चार्टर एक्ट नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के तहत क्या किया गया था? इसको कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। करेक्ट? देखिए आगे क्या कहता है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत स्थापना की गई थी, लेकिन कब की गई थी? यदि आपसे वर्ष पूछता है तो आप क्या लिखेंगे? 1774। क्या करेंगे आप? ईयर अगर आपसे पूछता है तो 1774। क्लियर? और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह एम्पे। ये सर अलग है, इसमें एक साथ लिख दिया है। एलिजाह एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईयर पूछे तो 1774 और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे तो एलिजा एम्पे। आपको यहां पे 3 फैक्ट्स मिल गए। क्लियर? और यदि पूछता है, कुछ नए बच्चों में पूछता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई थी, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा कलकत्ता में। कहां पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। क्लियर? तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ऐसे हम लोग प्रश्न देखेंगे, उसका उत्तर देखेंगे और साथ में उन चीजों को भी गंभीरता पूर्वक पढ़ेंगे जो उनके साथ असिस्ट करती हैं, यानी कि जिन फैक्ट्स को आपको कवर करना चाहिए टॉपिक के अलावा, मतलब प्रश्न के अलावा जा करके, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि फिर उस टॉपिक से सेम वर्ड से ही क्वेश्चन को रिपीट करेगा। क्लियर? तो आइए, आज पहली क्लास है तो थोड़ी सी स्लो चलेगी, कल से क्लास आपकी फास्ट चलेगी। कल से क्लास आपकी थोड़ी सी फास्ट चलेगी। क्लियर? आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ी स्लो रखी है मैंने। तो किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यानी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जो बाकी व्यापारिक एकाधिकार थे वो किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिए गए थे? बताइए। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत समाप्त किए गए थे। बाय विच एक्ट डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली विद इंडिया एक्सेप्ट इन द ट्रेड ऑफ टी एंड चाइना?
चार्टर एक्ट 1813। क्लियर? तो जो ये 1813 का चार्टर अधिनियम था, इसके माध्यम से क्या किया गया, समाप्त किया गया। और इसके अलावा एक जानकारी जो और है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य जो है वो क्या किए गए, समाप्त कर दिए गए। यानी जो कि चीन के साथ जो व्यापार था और जो चाय का व्यापार था, इनको भी क्या किया गया, समाप्त कर दिया। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर चले। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? विच एक्ट मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियन टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? बताइए। आप लोग मेरे बताने से पहले एक बार खुद से गेस किया कीजिए उत्तर को। खुद जैसे होता है ना, जब ठेस लगती है आदमी को तो आदमी ज्यादा सतर्क होता है। तो जब आपका गलत होगा ना उत्तर, तो एक बार एटलीस्ट सोचिए कि हाँ विकल्प बी हो सकता है या विकल्प डी हो सकता है या विकल्प ए हो सकता है, जो भी हो सकता है आप मन में सोच के रखिए एक बार। ये नहीं कि सिर्फ देखते जा रहे हैं वीडियो, एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिए आप अपना, वरना ये वीडियो में जितना टाइम आप देखेंगे वो टाइम बर्बाद होने वाला है आपका, अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रखते हैं तो। क्लियर? तो बताइए, इसका उत्तर है ए, चार्टर एक्ट 1833, 1833 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा क्या बताया गया है कि 1833 में एक धारा जोड़ी गई थी, कौन सी? धारा संख्या 87। धारा संख्या 87 थी जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को, यानी कि जो देसी प्रजा थी वहां की, यानी कि उस देश की रहने वाली प्रजा को, उसके धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण या फिर इन ऐसे चीजों से संबंधित किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा से अयोग्य नहीं माना जाएगा। वही कालांतर यानी बाद में जाकर के राजनीतिक आंदोलन में 1833 की जो धारा थी उसके तहत क्या किया गया, भारतीयों को प्रशासन में स्थान मिला। क्लियर? चलिए अगला है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बजट पर बहस करने की जो शक्ति थी वो किस एक्ट के तहत पास हुई? 1861, 1892, 1909 या फिर 1919? तो 1892 के एक्ट के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन सिर्फ बहस कर सकते थे, उस पे अनुपूरक प्रश्न या उस पर वोटिंग, इन चीजों का अधिकार उनको नहीं था भारतीयों। क्लियर? तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। क्लियर? इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, लेकिन मतदान की जो शक्ति थी उसका अधिकार इन लोगों को नहीं दिया गया, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। और जो ये बजट पर बहस भी करना था, इस अधिनियम के तहत 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। ठीक, परंतु अनुपूरक यानी कि एक और प्रश्न उसके बाद पूछने की अनुमति नहीं थी इनके पास। क्लियर? बस एक बार वो प्रश्न उस पे पूछ सकते थे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? By which of the following act the federal court was established in India? Your option is Indian Council Act 1861, Government Act 1909, Government Act 1919 या none of the above, इनमें से कोई नहीं। यहां लिखा हुआ है संघीय न्यायालय, ये बात ध्यान रखिएगा आप, संघीय न्यायालय रखा हुआ है, तो आपका उत्तर क्या होगा? नन ऑफ दी एबव, क्योंकि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी, 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। क्लियर? और किस एक्ट के तहत की गई थी अगर ये पूछे तो 1935 के एक्ट के तहत की गई थी, यानी कि 1935 के एक्ट के तहत की गई थी। और जब वर्ष पूछे तो 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी।
यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर थे। तो जब पूछेगा आपसे कि भारत में सर्वप्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो सबसे पहला प्रश्न था हमारा, जो ये था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उसके प्रथम अध्यक्ष थे सर एलिजाह इम्पे। क्लियर? लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे क्या कह रहा है कि जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं, संघीय न्यायालय शब्द का यहां पे इस्तेमाल किया हुआ है। और ये आप नोट कर लीजिएगा, ये गलत होने की प्रोबेबिलिटी यहां पे बहुत ज्यादा है। ये लिख देगा इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे, और आप गलत कर बैठेंगे। क्लियर? तो कौन थे? मॉरिस गोयर थे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये द्वैध शासन शब्द नहीं देखना है, सिर्फ द्वैध शासन शब्द नहीं देखना है, इसके साथ यहाँ पे देखना है कि केंद्र लिखा हुआ है या प्रांत लिखा हुआ है। तो यदि पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो आपका हो जाएगा उत्तर 1919। लेकिन अगर पूछता है आपसे कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी, तो 1935, और इसी के साथ प्रांतों में द्वैध शासन का क्या किया गया था? अंत कर दिया गया था। तो देखिए, जब जितने नए छात्र हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब वो अकेले पढ़ते हैं, जब यानी आप खुद से जब PYQ सॉल्व करेंगे, तो आप सिर्फ ये रटेंगे कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी। लेकिन जब आप एक अनुभवी शिक्षक के साथ पढ़ते हैं, तो वो आपको क्या करता है? चीजों को कोरिलेट करके पढ़ाता है। जैसे आप वहां पे हो सकता है कि आपके ध्यान से भूल जाता कि सर्वोच्च न्यायालय और संघीय न्यायालय दोनों में प्रथम मुख्य न्यायाधीश अलग अलग हैं, और इनको लेकर के एग्जाम में हमें कंफ्यूज किया जा सकता है। हो सकता है बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते, आपके दिमाग में ये क्लिक नहीं करता, लेकिन जब आप एक शिक्षक के साथ पढ़ते हैं तो यही समस्या, वो दुविधाओं को और जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन्स चल रही होते हैं, उनको डील करते हुए चलता है। क्लियर? तो यहाँ केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में द्वैध शासन, दोनों बात हम लोगों को क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक, तो क्लियर हो गया। जब पूछे प्रांतों में द्वैध शासन तो 1919, केंद्र में द्वैध शासन 1935। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया, अगर ये पूछ दे, शुरू किया गया 1919, समाप्त कब किया गया प्रांतों में? तो 1935। और 1935 में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन क्या किया गया? लागू कर दिया गया। तो ये तीन बातें यहाँ पे क्लियर। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी भारतीय विधान पालिका? तो द्विसदनीय यहां पे लिखा हुआ है ना, द्विसदनीय दो, तो दो बार जहां पर 1919 लिखा है वही क्या हो गया? द्विसदनीय। जहां दो बार 1919 लिखा है, द्विबार यानी दो बार 1919 लिखा है, वहीं पे द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी 1919 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्लियर? तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई उसके तहत, और ऊपरी सदन को क्या कहा गया? राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जबकि निचला सदन क्या कहलाया? केंद्रीय विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाया। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है वो किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिए, कुछ फैक्ट्स इसके साथ एडिशनल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश पारित करने की शक्ति कब दी गई थी? 1861। यहां से यूपीपीसीएस प्रश्न पूछ चुका है, यूपीपीसीएस यहां से प्रश्न क्या किया है? पूछ चुका है। क्लियर? और संविधान में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वो 1935 में
दी गई थी, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत, सॉरी, इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 123 अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? 123, 1, 2, 3। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा में है? अगली बार हो सकता है धारा पूछ दे, तो धारा 42 और 43। क्लियर? एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू कब किया गया था? तो आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया 1935। और 1935 में क्या क्या है? क्या क्या है? संघ राज्य समवर्ती सूची में विषय का विभाजन किया गया था। इसमें इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता मिली थी जब प्रांतों में द्वैध शासन हटाया गया था। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई। क्लियर? भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर के इस संघ का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। क्लियर? ये सभी चीजें इसमें, इन चीजों का उल्लेख था। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं है। कौन सा जो है इसमें से, यानी कि ये प्रोविजंस है, कौन सा इसमें से 1935 में नहीं था? विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट करना, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि और देश के लिए लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। तो भैया देश के लिए लिखित संविधान 1935 में कैसे आ जाएगा, जब 1942 के क्रिप्स मिशन में ही इसकी चर्चा ही की गई थी लाने की, लिखित रूप से संविधान की, तो फिर 1935 में कैसे आ जाएगा? ये हो ही नहीं सकता। तो लिखित संविधान 1935 में नहीं आ सकता। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्रिप्स मिशन द्वारा इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत है। सही बात है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देशी रियासतें समाप्त हुई, तो आज के समय में ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है 1935 इसकी वजह से? भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा है। क्लियर? तो 1935 के एक्ट में क्या क्या था? संघात्मक सरकार, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन, केंद्र में द्वैध शासन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन और फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसका कहीं आप लोग कीवर्ड्स का नोट्स बना लें आप लोग इसके, ठीक? इसके कीवर्ड्स का क्या करें आप? नोट्स बना लें। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? 1935। 1935 के एक्ट के फलस्वरूप। तो 1935 का एक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोग देख सकते हैं। और कब हुआ? 1937 में इस एक्ट के तहत हुआ था। और ईयर पूछे तो 1935 नहीं मारना, 1937। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? भाई किसने प्रस्तुत किया था? एम.एन. रॉय, हमारे विकल्प में बी.आर. अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और एनी बेसेंट। तो किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। कब एम.एन. रॉय ने किया था? इसकी मांग की गई थी, एक मिनट, एक सेकंड रुकिए।
1934 में एम.एन. रॉय ने इसका विचार जो है वो प्रस्तुत किया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? किसने दिया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। अभी हम लोगों ने इस पे बात की थोड़ी देर पहले। ठीक, तो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में दिया गया था। लेकिन संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वो जो है किस मिशन के तहत किया गया था? यहां पे तो सर्वप्रथम प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन किस मिशन के तहत किया गया था? तो आपका उत्तर क्या होगा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। क्लियर? तो इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? नहीं था। कौन नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर ये तीनों लोग थे, विलियम वुड नहीं थे। अच्छा, ये तो मान लीजिए पूछ लिया, बात समझ में आ गई। यदि लेकिन आपसे कभी पूछ देगा कि इस समय भारत सचिव कौन था, भारत का उस समय भारत सचिव कौन था, या फिर ये ए.बी. अलेक्जेंडर जो थे वो कौन थे, तो आप लोग क्या कमेंट में बताएंगे कि भारत सचिव कौन था उस समय? उस समय भारत सचिव कौन था बताएंगे आप लोग इन तीनों में से? एक लोग तो नौसेना के अध्यक्ष थे इसमें से, कोई बताएगा कमेंट करके? आइए देख लेते हैं। आप स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे वो क्या थे? बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस जो थे वो क्या थे? भारत सचिव थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि अगली बार एग्जाम में पूछ दे। अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो इन दोनों को आप एटलीस्ट याद रखिए अच्छे से। क्लियर? हो सकता है मैच द फॉलोइंग में कभी दे दे, तीनों का नाम लगा करके। अगली बात है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में से प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में भेजना था? यानी जो संविधान सभा थी, संविधान निर्मात्री परिषद था, उसमें प्रत्येक प्रांतों से कुछ लोग भेजे गए थे संविधान सभा में, तो वो किस अनुपात में था? तो उत्तर आपका क्या होगा? आपका क्या उत्तर होगा? 10 लाख, 15 लाख, 8 लाख या 12 लाख? आप लोग कम से कम एक बार सोच के रखा कीजिए, उत्तर को सोच के रखा कीजिए। तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति संविधान सभा में गया था। क्लियर? 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति गया था। अच्छा, मान लीजिए कभी आपसे पूछ दे कि जो ये संविधान सभा के सदस्य गए थे, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था? यानी जनता ने क्या इनको सीधा चुन करके भेजा था? क्या सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर इन लोगों का चुनाव हुआ था? क्या सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव हुआ था, या सीमित चुनाव अधिकार के तहत इन लोगों का चुनाव हुआ था? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा ये है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से? और अप्रत्यक्ष रूप से कहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? ठीक ना? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है यहाँ पे? ये सभी जवाब जो है आप लोग कमेंट में मैसेज कीजिए आप, ठीक, ताकि पता चले आप लोग का भी पार्टिसिपेशन है कि नहीं है। क्लियर? चलिए, भारतीय विधानसभा का गठन किया गया था। संविधान सभा, माफ करिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। और क्रिप्स मिशन में क्या किया गया था? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिप्स मिशन में और कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन किया गया 1946 के अंतर्गत, लेकिन गठन का प्रस्ताव रखा गया था किसमें? क्रिप्स मिशन 1942। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक।
तो जो नए छात्र थे ये 3-4 टॉपिक इस तरह थे जहाँ की वो परेशान रहते कई बार की, मतलब ये है कि ये है, ये है कि ये है। ठीक। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946, 22 अगस्त, 23 अगस्त या 25 अगस्त? 24 अगस्त 1946 को की गई थी। विकल्प ए आपका उत्तर है। इसमें 2 डेट और इंपॉर्टेंट है। ठीक। 2 सितंबर, 24 अगस्त और 26 अक्टूबर। 2 सितंबर, 24 अगस्त और 26 अक्टूबर। तो ये मैंने आपको बता दिया, 2 सितंबर और 26 अक्टूबर। ये आप देख करके आइए कि 2 सितंबर क्या है और 26 अक्टूबर, ये जो दोनों हैं ये क्यों फेमस हैं? 2 सितंबर और 26 अक्टूबर क्यों फेमस है? ठीक। तो यहाँ लिखा गया है कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी, ऐसा कहा गया था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, गूगल करके देख के आइए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। 1946 में गठित, ये ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ मैं बोल दिया कि 26 देख करके आइए और आप सोच रहे हैं कि बस ये फालतू की बातें हैं। जो जो पूछ रहा हूँ ना वहाँ से प्रश्न बना हुआ है। क्लियर? या फिर अगले बार बनने की उम्मीद है, या फिर जो लोग अनुभवी लोग देख रहे होंगे वो उन चीज़ों की कीमत समझ रहे होंगे कि ये डेट्स क्यों दिए गए हैं यहाँ पे। हो सकता है अगले बार परीक्षा में लगाने के लिए आ जाए डेट। क्लियर? क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट तो होने वाले नहीं है, होंगे तो 10-20 होंगे, उससे तो आपका कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। कम से कम आपको 90 के आसपास तो पहुंचना ही होगा। अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था? तो नहीं था याद करने से बढ़िया है आप इसकी पूरी लिस्ट बना करके याद कर जाएं। पूरी लिस्ट, अगर आप इसको फ्री यूट्यूब वीडियोस की नज़रिए से देखते हैं कि चलो ये भी अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी फ्री में मिल रहा है तो देख लेते हैं, तो फिर आपका कुछ बनने बिगड़ने वाला। आप इसको गंभीरता पूर्वक देखिए और नोट्स बनाते चलिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। यकीनन बता रहा हूँ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो कौन नहीं थे इसमें से? एस राधाकृष्णन नहीं थे। आप पूरी लिस्ट बना करके इसकी याद कर लीजिए। 8-10 लोगों का नाम है और उनके पोर्टफोलियो के साथ कि उनको क्या क्या पोर्टफोलियो यानी क्या क्या मंत्रालय उस समय जो भी बोला जाता था उसमें क्या क्या मिला, इसके साथ में जैसे अब्दुल रब निस्तार को क्या मिला था, राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था, बलदेव सिंह इसमें है उनको क्या मिला था, ये सभी के मुझे जुबान पे याद हैं, आप भी रट लें। ठीक। तो आपको प्रीलिम्स होने से, क्लियर होने से कोई नहीं रोक। क्लियर? देखिए इसमें तो उन लोगों का नाम दिया भी नहीं है, बलदेव सिंह ना, अब्दुल रब निस्तार, ये निकाल करके गूगल से या फिर बुक से आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ? देखिए यहाँ पे प्रश्न आ ही गया, आपको प्रश्न क्या हुआ, मिल ही गया यहाँ पे कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों या प्रांतीय सभाओं द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? तो प्रांतीय सभाओं के सदस्यों ने क्या किया था, चुनाव किया था संविधान सभा के सदस्यों का, और इसीलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसको कहते हैं, इसी कारणवश, क्योंकि सीधे जनता ने इनको नहीं चुना, सीधे जनता ने इनको क्या किया था, नहीं चुना गया था। दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स, by the peoples of the country, but in spite of that they were elected by the members of provincial assemblies, so that's why it's called indirect election। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा यूपीएससी हिंदी का ये इनिशिएटिव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।